रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बाद अब हम बात करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम की, जिसे कंपन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। चूंकि ये आईआर रीजन में प्राप्त होता है, इसलिए इसे आईआर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो जब किसी अणु द्वारा आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंजेस आते हैं और इलेक्ट्रॉन एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में चला जाता है और प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम या आईआर स्पेक्ट्रम कहते हैं। हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आईआर स्पेक्ट्रम या आईआर रीजन मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला क्षेत्र है फोटोग्राफी क्षेत्र, जिसे हम विजिबल रीजन से 1.2 माइक्रोमीटर तक की रेंज में लेते हैं। तो ये रीजन कहलाता है हमारा फोटोग्राफी। इसके बाद आता है अति निकट अवरक्त क्षेत्र यानी वेरी नियर आईआर रीजन। वो रीजन आता है 1.2 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर की रेंज का, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वेरी नियर आईआर रीजन, अति निकट अवरक्त क्षेत्र। इसके बाद 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक का क्षेत्र नियर आईआर कहलाता है, यानी निकट अवरक्त क्षेत्र। और इसके बाद 15 माइक्रोमीटर से 25 या कई बार 50 माइक्रोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो फार आईआर यानी सुदूर अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरीके से आईआर रीजन को हम इन 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पर इस पूरे आईआर रीजन से हमें ज़्यादा कुछ लेना नहीं है। हमारा मेन रीजन जिसके कारण वाइब्रेशनल चेंजेस आते हैं वो रीजन है 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक का रेंज, जिसे हम नियर आईआर रेंज कहते हैं। क्योंकि जब नियर आईआर रीजन से रेडिएशन किसी मॉलिक्यूल पर डाला जाता है तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसके वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंजेस आते हैं और उसकी वाइब्रेशन यानी कि स्ट्रेचिंग और बेंडिंग कंपनों में परिवर्तन, स्ट्रेचिंग को कहते हैं तनन और बेंडिंग को कहते हैं बंकन। तो जब इस रीजन से रेडिएशन वो अवशोषित करता है तो अणु के तनन और बंकन यानी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन में चेंजेस आते हैं। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का ये रीजन, जिसे नियर आईआर रीजन कह रहे हैं, इस रीजन में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इनमें इतनी एनर्जी तो नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर सके, पर हाँ इनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग कर सकते हैं, यानी कि अणु में वाइब्रेशन ला सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो रोटेशनल एनर्जी होती है उसको वाइब्रेशनल एनर्जी से कम एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए जब वाइब्रेशनल चेंजेस होते हैं तो साथ में रोटेशनल चेंजेस भी होते हैं। तो इंफ्रारेड रेडिएशन के अवशोषण से किसी मॉलिक्यूल की एक ही इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशंस होते हैं और जनरली ये ट्रांजिशन या तो माइक्रोमीटर में व्यक्त किए जाते हैं या फिर वेव नंबर में इन्हें हम प्रदर्शित करते हैं। तो सामान्यतः वेव नंबर जो होता है उसी में हम इसको व्यक्त करते हैं और इसके लिए यदि हम वेव नंबर में लिखें तो वेव नंबर आएगा हमारा 4000 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो नियर आईआर है उसको यदि हम वेव नंबर में व्यक्त करें तो 4000 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक का क्षेत्र नियर आईआर रीजन कहलाता है, जो हमें किसी मॉलिक्यूल की संरचना के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है। हमने जब यूवी स्पेक्ट्रम देखा था तो हमने देखा था कि उसमें आपको क्या पीक्स दिखाई देती हैं, पर यूवी स्पेक्ट्रम में अपेक्षाकृत कम पीक्स दिखाई देती हैं। इसके विपरीत जब आप आईआर स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो आईआर स्पेक्ट्रम में कई सारी पीक्स बनती हैं।
पर अधिकांश पीक्स की व्याख्या तो ठीक प्रकार से नहीं हो पाती, पर जिनकी व्याख्या ठीक प्रकार से की जा सकती है वे यौगिकों की संरचना के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और हमें उस अणु के सामान्यतः क्रियात्मक समूह के बारे में पता चलता है। तो इस तरीके से ये जो IR स्पेक्ट्रम है ये काफी महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक पार्ट है जिसके द्वारा हम अणुओं की संरचना के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं।